साथियों नमस्कार। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो पिछली दो वीडियोस का ही आगे एक्सपेंशन है। पिछली दो वीडियो की सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या थे। उन्हीं स्रोतों में से कुछ पॉइंट जो रह गए थे हमने उसको आज आपके सामने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के रूप में पेश किया है। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि शायद ये भी सेक्शन आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइड्स में उनको सेट कर दिया गया है। प्रत्येक स्लाइड में 5-5 सवाल हैं। उन पाँचों सवालों को देखने की आप लोग कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। यहीं पर 2 सवाल भी आपको होमवर्क दिए जाएंगे, उनको भी आप लोग पढ़ें, सर्च करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। चलिएगा आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा किसने शुरू की? इसमें 4 ऑप्शन है, यूनानी शासक, अरबी शासक, कुषाण शासक और भारतीय शासक। 4 ऑप्शन पे विचार करिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है यूनानी शासक। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण की और उसके बाद ये परंपरा अन्य शासकों द्वारा भी अपना ली गई। अगला सवाल, शीशे के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए? शीशा एक धातु होती है जैसे तांबा, लोहा आदि। तो इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, गुप्त शासक, कुषाण शासक, सातवाहन शासक और प्रतिहार शासक। चारों पर विचार करें और बताएं कि किन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। राइट आंसर है सातवाहन शासक। सातवाहनों ने प्रोटीन, शीशे और तांबे आदि के सिक्के को अपने राज्य में प्रचारित और प्रसारित किया। उसके आगे आप नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए? ये सर्वाधिक शुद्धता की बात कर रहा है, ना कि संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुप्ता शासक, वाकाटक शासक, कुषाण शासक और मौर्य शासक। इन 4 ऑप्शन पर विचार करिएगा और अनुमान लगाइएगा किस शासक द्वारा ऐसा कार्य किया गया होगा। राइट आंसर है कुषाण शासक। कुषाणों ने यहाँ पर सबसे पहले सिक्के चलाए और सर्वाधिक शुद्धता के सिक्के भी इन्हीं के द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट सवाल, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? जो अभिलेख पहले मिलते थे बाद में कई अन्य भाषाओं में भी मिलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर आरंभिक अभिलेखों की बात हो रही है। इसमें 4 ऑप्शन है, संस्कृत भाषा, प्राकृत, हिंदी और पाली। इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद जो अभिलेखों की भाषा सेट की गई वो संस्कृत हो गई और संस्कृत के बाद ये कई अन्य हिस्सों तक भी भारत के पहुंच गया और अलग राजाओं ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी अभिलेखों को बनाने की परंपरा बाद में शुरू कर दी है। नेक्स्ट सवाल, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था? आप देखते हैं कि लिपि एक भाषा को लिखने का तरीका होता है। तो कोई लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, कोई दाएं से बाएं से दाएं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था और वो लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई। तो आपको पता था कि 4 लिपियाँ अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई। चारों के नाम मैंने नीचे ऑप्शन में लिख दिए हैं, उनको देखिएगा। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी और अरेमाइक। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका है खरोष्ठी लिपि। तो आपको इसका ध्यान रखना है और खरोष्ठी लिपि ही ऐसी लिपि रही है इनमें जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? तो यहाँ पे सन भी आपको देखना है। एक सवाल ये भी बन जाता है कि 1837 में मतलब अब अशोक के शिलालेखों को कब सबसे पहली बार पढ़ा गया? तो 1837 में, और किसने पढ़ा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जॉन्स, विलियम शेक्सपियर और राजा राम मोहन राय। मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हैं और काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी यात्रियों द्वारा क्या नाम दिया गया? यहाँ लोग चंद्रगुप्त मौर्य उनको बोलते थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंड्रोकोटस, अलेक्जेंडर, पोलीब्रोथा और हेराक्लीज। ये चारों ही नाम यूनानी हैं, लेकिन कौन सा ऐसा नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम से जुड़ा हुआ है? तो इसमें राइट आंसर है सेंड्रोकोटस। यूनानी के लेखकों ने सिकंदर का जैसे नाम रखा अलेक्जेंडर, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस इन नामों से
जाना गया। और हाँ, इसमें कि ये पॉलीब्रोथा लिखा हुआ है, ये पाटलिपुत्र के लिए विशेष तौर से शब्द प्रयोग किया गया है यूनानी भाषा में, ये भी आप लोग यहाँ पे जान लीजिएगा। नेक्स्ट, धर्म सूत्रों का संकलन कब किया गया? धर्म सूत्रों पे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। तो धर्म सूत्र 3 चीज़ों से मिलकर के बनता था, धर्मशास्त्र, और उसमें आप देखेंगे टीकाएँ होती थीं, और एक और चीज़ इसमें शामिल थी, वो भी आप लोग बताइएगा, मैं यहाँ पे हिडन कर रहा हूँ, आप लोग वह खाली स्थान कह लीजिएगा कि धर्मशास्त्र और टीकाओं के अलावा और क्या चीज़ होती थी धर्मसूत्र में, धर्मशास्त्रों में, जो जिसको धर्मशास्त्र बनता था। तो दोबारा से मैं बोल देता हूँ, धर्मसूत्र और टीकाओं के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मिलकर के धर्मशास्त्र का निर्माण करती थी? तो यहाँ पे धर्मसूत्र का संकलन कब किया गया, सवाल ये है। पहला सवाल, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और पहली शताब्दी में। तो यहाँ पे राइट आंसर है 500 से 200 ईसा पूर्व। ये वो समय है जब धर्मसूत्रों का संकलन किया गया और इनको एकत्र किया गया। नेक्स्ट सवाल, हुएनसांग की रचना का क्या नाम है? वैसे तो नीचे चारों ही रचनाएं अलग अलग राइटर्स की हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सियुकी, फोक्योंकी, इंडिका और चाओजुकुआ। यहाँ वैसे एक चाओजुकुआ लेखक ही हैं खुद, फोक्योंकी ये एक पुस्तक है, सियुकी ये भी एक पुस्तक है, और इंडिका भी एक पुस्तक है। तो ह्वेनसांग की रचना हमें यहाँ पे बतानी है, तो ये रचना है सियुकी की। सियुकी ह्वेनसांग की रचना है, आप देख सकते हैं। और ह्वेनसांग का संबंध रहा है सम्राट हर्षवर्धन से, वो भी आप देख सकते हैं आगे के चैप्टर्स में। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ का संगम साहित्य के साथ संबंध रहा है? संगम साहित्य हम लोग दक्षिण भारत में लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य हम लोग कहते हैं। तमिल साहित्य विशेष तौर से उसमें समाहित किया गया है। उसके कुछ विशेष ग्रंथ हैं जिनके नाम हम लोग बाद में चर्चा में लेंगे। यहाँ पर आपके जो 4 नाम ऑप्शन में लिखे हुए हैं वो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, इंडिका, हर्षचरित और तोलकाप्यम। तो आप अगर पढ़े हैं, चीज़ों को देखे हैं और समझे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है तोलकाप्यम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला सवाल तीसरी स्लाइड का, फायान किसके दरबार में आया? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। तो फायान का संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ध्यान से, दोनों अलग अलग थे, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर है। नेक्स्ट, ह्वेनसांग ने हर्ष को किस उपाधि से विभूषित किया? अभी पीछे ही हम बात कर रहे थे, ह्वेनसांग का संबंध हर्ष के शासनकाल से रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, शिलादित्य, प्रियदर्शी, महाराज और परम भट्टारक, ये उपाधियाँ थी। तो ह्वेनसांग ने हर्ष को किन उपाधियों से अपने यात्रा वृत्तांत में पोषित किया है या विभूषित किया है, आप ये कहिएगा, तो वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है शिलादित्य। शिलादित्य नाम से हर्ष को संबोधित किया ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आप पढ़ेंगे हमारे वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं और चारों ही वेदों के उपवेद भी हैं। तो उसमें से आपको ये बताना है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये चारों ही मैंने चारों वेदों के उपवेदों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनको एक बार मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किसका संबंध किससे है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। नेक्स्ट सवाल, चौथा और 5वां सवाल, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे और आपको ये भी पता करके लाना है कि इनका संबंध किन किन चीज़ों से रहा है और ये कौन कौन लोग रहे हैं जिनके नाम यहाँ पर आने वाले हैं। तो चौथा सवाल है, चीनी इतिहास का जन्मदाता या चीन का प्रथम साहित्यकार किसे कहा गया है? इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सुंगयुन, सुमाचीन, फायान और ह्वेनसांग। मैंने जानबूझ करके चारों नाम चीनी ही रखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर पता करके लाइएगा कि ये कौन व्यक्ति हैं जिन्हें चीनी इतिहास का जन्मदाता या चीन का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तर आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, ह्वेनसांग के जीवनीकार कौन थे? तो यहाँ पर 4 नाम मैंने लिखे हुए हैं, मातवालिन, हुइली, चाओजुकुआ और कॉस्मोस। इन चारों नामों में से आपको उत्तर
जो सही उत्तर है उसको देखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। यहाँ से आप लोगों की तैयारी एक शुरुआत हो जाती है भारतीय इतिहास को जानने की। तो मैं ये 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ और साथ में ये भी आपको बता रहा हूँ कि हम पिछली जो 2 वीडियोज़ थी वो और एक ये वीडियो, मैं तीनों के नाम एक-एक करके बता देता हूँ। पहला जो हमारा वीडियो आया था उसमें भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और जो दूसरी वीडियो का टाइटल था वो भारतीय शासक और उनके अभिलेख, और तीसरा जो ये वीडियो है जिसमें कुछ बचे-कुचे पॉइंट रह गए थे वो हमारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। तो हम लोग इस पे ज़्यादा समय तो वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं इस चीज़ को यहीं पर रोकूँगा और इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको बना कर के रखें और इन चीज़ों को बार-बार पढ़ें। साथ ही एक सलाह और दूँगा मैं यहाँ पर कि आप लोग जो पिछला वीडियोज़ हैं उनको एक-एक बार और देख लें, और कोशिश ये करें कि सबको लिंक करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो चीज़ें हमारे पिछले वीडियोज़ में आई हैं वो हमें आगे भी चर्चा में मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।